याद है पुराना या कल का भूल गए सब लोग। चलो, आज किस किस की फर्स्ट क्लास है। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है अकाउंट्स के अंदर। एक कंफर्म चैप्टर जो हमेशा आता है एग्जाम में। एनपीओ और आप लोगों के लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर। हमने इसकी मीनिंग वगैरह चेक किए थे। तो अगर मैं बहुत सिंपल में बोलूँ तो भले नाम के पीछे ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, वो तो हम लोग हर बिजनेस को अगर बड़े लेवल पर काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर हॉस्पिटल्स है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, उनकी कोई चेन है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम कर रहा है। तो हम लोग वर्ड क्या काम में लेते हैं जनरली? ऑर्गेनाइजेशन वर्ड काम में लेते हैं एक चेन, एक ग्रुप के लिए। तो उस ग्रुप के कारण इसका नाम पीछे ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है। बाकी एक्चुअल में होती क्या है ये? जनरली ये क्या होती है? कंपनी होती है। ठीक है, कोई भी अगर एनपीओ, मतलब मेरे को भी अगर एनपीओ खोलना है, कोई चैरिटी करनी है, तो आई हैव टू बी रजिस्टर्ड। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? तो रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी के। अगर मुझे एनपीओ खोलना है तो मैं सेक्शन 8 में जाके रजिस्ट्रेशन ले लूँ। जो भी कंपनीज एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट 2013 में अलग अलग एक्ट है, अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन होते हैं। नॉर्मल कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो अलग रजिस्ट्रेशन होगा, पब्लिक बनना तो अलग होगा। तो अगर मुझे एनपीओ बनाना है तो मैं रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को किस सेक्शन भरूंगा? सेक्शन नंबर 8 में। ताकि मुझे मुझको स्टेटस क्या मिल जाएगा? एनपीओ। अपन देखते हैं ना स्टेटस। जैसे समझो, एक कंपनी का प्राइवेट नाम देखते हैं हम लोग, किसी कंपनी पीछे क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट लिमिटेड। उसका स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड क्यों है? कि उसने रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे ले रखा है? प्राइवेट के बेस पर। हम देखते हैं किसी किसी फर्म के पीछे एलएलपी लिखा हुआ होता है। तो एलएलपी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उसने उसका रजिस्ट्रेशन उस एक्ट में उस पॉइंट पे जाके लिया है। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर मुझे एक एनपीओ चलाना है तो मुझे कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन लेना है। अब इसका काम क्या है? इसका काम सिंपल है। टू सर्व सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी या लोगों की सेवा करना इसका मेन काम है। किसी न किसी फॉर्म में कैसे ना कैसे ये यही चीज करना चाहती है कि हम लोग जो लोग हैं यहाँ पे, पब्लिक है, उनकी सेवा करें। केवल मेंबर्स का नहीं, अगर केवल मेंबर्स होता तो फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। एक बात समझाता हूँ। अपन लोगों ने मिलकर क्या करा? एक ऑर्गेनाइजेशन चालू करी। हमारा मेन काम क्या है? हम लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कैसे? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपन सब लोग एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह जॉब कर रहे हैं। पर अपन ने सोचा कि अपन एक ऐसा फंड बनाते हैं कि जिसमें अपन सब लोग कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर देंगे, और जिसको जरूरत होगी वो पैसा ले लेगा, और बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देता रहेगा। तो अपन सबने सोचा भाई हर महीने अपन 5,000 रुपये निकाल लेते हैं। तो अपन 10 जन हैं, तो हर महीने कितने इकट्ठे हो गए? 50,000 इकट्ठा हो गए। तो वो 50,000 जिसको जरूरत होगी वो लेके चल जाएगा। इसमें पब्लिक की, हम पब्लिक को सर्व कर रहे हैं या अपन खुद को सर्व कर रहे हैं? खुद को। तो जब खुद को सर्व कर रहे हैं तो वो बन जाएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम दोनों, हम सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है। पर अगर लोगों की सेवा करनी है, पब्लिक को सर्व करना है, तो हमें क्या चलाना पड़ेगा? एनपीओ। ठीक है। अब एनपीओ के अंदर अकाउंट्स क्या क्या बनते हैं? अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे? तो मेन दो अकाउंट मैं भी समझा रहा हूं आप लोगों को। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट, और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। एक तो कौन सा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नाम से क्लियर है, इसमें क्या आएंगे? रिसिप्ट
और पेमेंट, मतलब कहीं से भी अगर पैसा आया है या पैसा गया है। और दूसरे अकाउंट में क्या आएगा, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, मतलब कहीं से भी मुझे कोई इनकम हुई है। पैसा आना और इनकम होना दो अलग अलग चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसा आने में तो क्या मैं आपसे पैसा उधार भी ले सकता हूँ, रिसिप्ट तो हुई है, बट इनकम थोड़ी ना वो मेरी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई, जो मुझे वापस लौटानी पड़ेगी। वहीं पे जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके बदले जो मुझे सैलरी मिलेगी, नो डाउट वहाँ पैसा भी आया, बस साथ के साथ क्या हुई, इनकम भी हुई। आ रही बात समझ में? तो यहाँ दो अलग अलग अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो आपके इंडिकेट करता है ओनली कैश ट्रांजेक्शन को। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन से पैसा अगर आ रहा है या जा रहा है कैश, जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो आपके फोकस में केवल एक चीज होनी चाहिए, पैसा आ रहा है या जा रहा है। इसके अलावा आपके दिमाग में और कुछ नहीं हो सकता कि नहीं यार चलो ठीक है, मैं इसके अलावा भी दिमाग लगा लूँ या कुछ कर लूँ, ऐसा नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में बस एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप ट्रांजेक्शन देख रहे हो तो अगर कैश आ रही है या जा रही है तो इसमें रिकॉर्ड करना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ भी चेक नहीं करना है, ठीक है। डोंट चेक। क्या? कैपिटल है, रेवेन्यू है, करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट, मतलब हमें इनमें से किसी से भी कोई मतलब ही नहीं है। हमें चेक क्या करना है, कैश आ रही है या जा रही है। इसके अलावा मुझे और कोई लेना देना नहीं है। नेचर, ईयर, ये मेरे लिए इरेलीवेंट है। आ रही हो समझ में? तो जैसे देखो, मुझे बताना है कि इन ट्रांजेक्शन को रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिंपल। और लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी ऑफ ₹10,000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगी या नहीं आएगी? इसका मीनिंग बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मीनिंग क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? बकाया, पैसा देना बाकी है। तो ये बोल रहा है कि इस साल की अभी तक की आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी देनी बाकी है 10,000। तो सैलरी देनी बाकी है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्यों? कैश में न तो कुछ आया न कुछ गया, तो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड, प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट ईयर ₹10,000 पेड इन करंट ईयर। करंट ईयर में हमने प्रीपेड इंश्योरेंस पे करा है 10,000 अगले साल के लिए। तो बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा या नहीं आएगा?
तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा या नहीं आएगा? अगर मैं तुम नॉर्मल बोलूँ, अगले साल के इंश्योरेंस के 10,000 रुपये हमने इस साल एडवांस दे दिए, तो बताओ आएगा या नहीं आएगा? क्यों? 10,000 गए ना मेरी जेब से, तो अभी भले वो अगले साल के हैं या उसके भी अगले साल क्यों, उससे मतलब नहीं है। आज के दिन तो मेरी जेब से 10,000 गए। 10,000 गए इसका मतलब क्या हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हुआ, तो इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और वो भी कितने रुपए? पूरे 10,000। थर्ड, रेंट ऑफ होल ईयर वॉज रुपीज 1,20,000, out of which only rupees 90,000 were paid। तो आएगा या नहीं आएगा? और हाँ तो कितनी अमाउंट आएगी? कितना? पूरे साल का रेंट था 1,20,000, उसमें से हमने 90,000 रुपये पे कर दिए, तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ, कितने का हुआ? 90,000 रुपये। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक एफडी फॉर 5 years, रुपीज 5 लाख। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा या नहीं आएगा? सिंपल बोलता हूँ, मैंने 5 साल के लिए बैंक एफडी में 5 लाख रुपए डाल दिए, तो पैसा आ रहा है जा रहा है, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। आपका फोकस एक पे होना चाहिए, कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अलावा आपको किसी चीज से मतलब नहीं है। आप जब रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हो, तब आपको ये मतलब नहीं है कि यार इससे इनकम हो रही है, वो कोई आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट जब बना रहे हो, आपके दिमाग के लिए एक चीज होनी चाहिए, कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इफ यस तो यहाँ रिकॉर्ड होगा। कितना रिकॉर्ड होगा? जितना कैश आया है या कैश गया है। तो यहाँ पे मैंने एफडी कराई 5 लाख रुपए की, तो रिकॉर्ड होगा कितने रुपए से? पूरे 5 लाख रुपए से। आ रही हो समझ में? अच्छा, एफडी का इंटरेस्ट तो एफडी में जुड़ता रहेगा, अपने को मिलेगा थोड़ी ना। तो अगर यहाँ पॉइंट आ जाता है, accrued interest on above FD for current year रुपीज 50,000, तो बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा या नहीं आएगा? चलो, एक्रूड का मीनिंग बताओ, एक्रूड का मतलब क्या होता है? कमा लिया है बट मिला नहीं है। 4 वर्ड होते हैं, आउटस्टैंडिंग, अनर्ड, प्रीपेड और एक्रूड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। अनर्ड का मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग वर्ड किसको डिफाइन करता है? एक्सपेंस को। और एक्रूड डिफाइन करता है इनकम को। पैसा ड्यू तो हो गया बट दिया नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग वर्ड काम में आ जाएगा, और मिला नहीं है तो एक्रूड वर्ड काम में आ जाएगा, ताकि हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकें। दोनों का हिंदी मीनिंग अगर देखूंगा तो बकाया ही मिलेगा मुझे। मैं गूगल करके देखता हूँ, तो आउटस्टैंडिंग और एक्रूड दोनों का हिंदी वर्ड तो बकाया है। तो अगर मैं ये हिंदी बोलूँ तो बकाया वेतन और बकाया ब्याज। बट इंग्लिश के अंदर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रखा प्रॉपर, ताकि लैंग्वेज से पता चल जाए कि हमें इनकम की बात चल रही है या एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस के लिए जनरली वर्ड क्या काम में आता है? आउटस्टैंडिंग। और इनकम्स के लिए क्या वर्ड काम में आता है? एक्रूड।
तो एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट हमने अर्न तो कर लिया है बट रिसीव नहीं हुआ है। कितने रुपए? 50,000। इंटरेस्ट मैंने कमा तो लिया है बट मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगी या नहीं आएगी? कमा लिया है बट रिसीव नहीं हुआ है, नहीं आएगी। क्यों? मिला नहीं है, अभी तक कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। आ रहा? दे दिया समझ में? क्योंकि देखो बेटा, ये सब चीज़ें आपके बड़े क्वेश्चन में एक साथ आएगी, तो हमारा माइंडसेट वैसा बन जाए ना अभी से। तो इसके लिए अपन थोड़े बहुत एग्जांपल देखते कि हम लोग पहले से हम लोग सेट करें कि क्या क्या हो सकता है। आ रही बात समझ में? थोड़ा थोड़ा देर करके अपन इन चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। और एक बार माइंडसेट सेट हो गया, अपना दिमाग में सब चीज़ हो गई, तो फिर हमें क्या, दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के। एक तो मैं 50 क्वेश्चन करा दूँ, तो 50 क्वेश्चन करने से क्या कॉन्सेप्ट तो समझ में आया नहीं आया, वो 50 क्वेश्चन याद जरूर हो गए। और एक कॉन्सेप्ट ऐसा बन जाए हमारा कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन उठाए कर लें। आज सिंपल है ना, देखो हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी क्वेश्चन करते हैं, हमें भी कोई ना कोई नया क्वेश्चन दिखता है, हम उसको सॉल्व कैसे करते होंगे? आपको नया क्वेश्चन दिखा, मुझे नया क्वेश्चन दिखा, मैं उसको सॉल्व कैसे कर दूंगा? तो मुझे पता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पे ध्यान दो कि आपको अगर पता चल जाए कि इसका कॉन्सेप्ट ये अच्छा है, इसमें तो ये होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो कैश का ध्यान रखना है और तो कुछ ध्यान रखना नहीं है, तो फिर मैं उस माइंडसेट के साथ उस क्वेश्चन को देखूंगा, समझूंगा और सॉल्व करूंगा। ये कुछ एम्बिक्यूज क्वेश्चन होते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन होते हैं, वो तो चलो रटने ही पड़ते, बात ही अलग हो गई। भाई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें केवल कॉन्सेप्ट लगता है, तो मैं थोड़ा ना 100-200 क्वेश्चन रोज देखूंगा। मुझे तो केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट मेन मेन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है, मशीन ऑफ विच book value was rupees 1 lakh, was sold for rupees 70,000। बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में पहले बताओ ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कितना अमाउंट आएगा? मैंने बेचा कितने में? 70 में। कैश कितना आया? 70,000। तो मेरे को कैश का मतलब 1 लाख की थी या 5 लाख की थी या 10,000 की थी, मुझे मतलब नहीं है। बेचने से मेरे पास कैश कितना आ गया? 70,000 का। तो मैं कैश की रिकॉर्डिंग कर लूंगा कितने रुपए से? 70,000। बात ही खत्म। कोई डाउट यहाँ तक? आ रहा समझ में? लॉस बेटे, रिसिप्ट पेमेंट में कोई मतलब नहीं है ना। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ना तो इनकम से मतलब है, ना एक्सपेंस से, ना लॉस से, ना किसी इन प्रॉफिट से। हमें मतलब किससे है? कैश से बस। तो हम लोग जब कैश बुक बनाते हैं तो केवल कैश का ध्यान रखेंगे, बाकी से मतलब नहीं है। अब जो आप बोल रहे हो उसका ध्यान कहाँ रखेंगे हम लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अब इनकम और एक्सपेंडिचर किसको डिफाइन करता है? करंट ईयर की। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो चीजें होगी वो किसकी होगी? करंट ईयर की। ठीक है, कोई बोल रहा है कि मेरे को तो ना 50 लाख मिल गए, मैं लोग तो अरे यार सही मामला, 50 लाख मिल गए। बाद में बोलता है कि इन 50 लाख के बदले में वो जिंदगी भर काम नहीं करना है। तो मतलब 50 लाख उसकी कितनी पूरी जिंदगी की इनकम है। तो हम उसको कैसे डिफाइन करें कि हर साल कितने कमा रहा है, क्या खर्चा करना है, कैसे खर्चा करना, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ें हम लोग प्रॉपर डिफाइन कर पाए, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट लगाते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग? जो बिजनेस की इनफाइनाइट लाइफ है उसको क्या करते हैं? एक एक साल में कन्वर्ट कर देते हैं। बाहर की कंट्रीज में क्या होता है टाइम? जनवरी से दिसंबर। जैसे हम लोग, अभी मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उस कंपनी में हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन इंडिया में वो टाइम क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड इंडिया में क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो वो वेरी करता है, पर होता सब जगह एक साल है। ढंग से देखेंगे तो हर जगह कितने साल होता है? एक साल ही है। अब वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं या अकाउंटिंग ईयर, वो अलग अलग वेरी करता है। फॉरेन कंट्रीज जैसे हम लोग यूएस अकाउंटिंग में जाते हैं, तो यूएस वाले क्या फॉलो करते हैं?
कैलेंडर ईयर, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और हम लोग यहाँ पे इंडिया में क्या फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग ईयर, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च। पर हम लोग करते सब 1 साल का ही है। 1 साल में कितना कमाया या कितना गमाया, मतलब कितना हमने लॉस हुआ है, वो मैनेज करना जरूरी होता है। क्यों? अब ये देखो ना, आपकी जो पढ़ाई का भी टाइम होता है वो कैसे होता है, 1 1 साल का। जनरल वो वैकेशन वगैरह काउंट करके 1 1 साल का होता है। फॉरेन स्टडीज में भी 1 1 साल ही होता है, 12th तक तो। उसके बाद सेमेस्टर सिस्टम होता है, कुछ भी हो। पर जनरली टाइम कितने साल का होता है, 1 साल का, ताकि हम लोग अपने आप को क्या कर सकें, इवेल्यूट कर सकें। अगर परसेंटेज कम आ रहे हैं, बहुत कम लोग ये मानेंगे, मैं तो खुद कल शौक में था। हमारे ऑफिस में एक भैया है, वो बताते हैं उनके 10th में केवल 50% थे, और सीए में एक अटेम्प्ट में निकाल दिया उन्होंने। मेरे वहाँ पे भी एक प्रकाश कोठारी करके सर थे, तो उनके 10th में 38% है, बाई ग्रेस पास है। वो सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए, एलएलबी, एक दो और कोर्स कर रखे हैं जो फॉरेन कंट्रीज के, पीजीडीसी में है, कुछ ऐसे कोर्सेज वो सब कर रखे हैं। कैसे पॉसिबल हुआ? हर साल जब इवोल्यूशन होता है, तो जब उनको 10 में 38% मिला, तब उन्होंने अपने आप को एवेल्यूट करा कि नहीं यार, मैं यहाँ पे ये चीज़ें और कर सकता हूँ। तो उन्होंने उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करना स्टार्ट किया और एग्जाम देना वगैरह स्टार्ट किया। तो इवेल्यूट करने के लिए, खुद को इवेल्यूट या रिजल्ट को मैप करने के लिए 1 साल का टाइम बहुत होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ओवरऑल ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग किस पे लेके आते हैं, 1 साल। अब 1 साल में मुझे कितनी इनकम हुई है और कितना एक्सपेंस हुआ है, उसको मैं वो प्रेजेंट करना है। और इनकम एक्सपेंसेस के लिए 1 साल की है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान के रखते हैं करंट ईयर प्लस रेवेन्यू। हमें चेक ये करना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर करंट ईयर से बिलोंग करता है और रेवेन्यू है, तो ही इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जब मैं बना रहा हूँ, एक बार में एक ही अकाउंट बना, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक साथ नहीं बनाने। तो जब मैं इनकम और एक्सपेंडिचर बना रहा हूँ, मेरे को हर बार हर ट्रांजेक्शन के साथ क्या चेक करना है कि वो करंट ईयर का है, रेवेन्यू है। ठीक है, अगर दोनों, रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब क्या होता है, एसेट वगैरह जो खरीदते हैं हम लोग, वो सब तो क्या होती है, कैपिटल, जिसका फायदा में क्या होता है, 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलता है। जैसे मैंने कल बताया था, पैनल, एसी, लैपटॉप, ये सारे खर्चे क्या हो गए, कैपिटल। कैपिटल क्यों गई, 5 साल की। अब 5 साल तक ना मुझे पैनल लेके आना है, ना मुझे एसी लेके आना है, ना मुझे लैपटॉप लेके आना है। तो खर्चा एक बार हुआ, बट उसका फायदा 3 4 साल 5 साल तक मिल रहा है। तो ये सारे खर्चे क्या माने जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंस। वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो क्या होगा, रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे, जब तक मैं खर्चा कर रहा हूं तब तक फायदा मिल रहा है, खर्चा बंद, फायदा बंद। एक महीने के इलेक्ट्रिसिटी बिल बंद पे करो, अगले महीने क्या होगा, लाइट कट। जो विद्युत विभाग वाले आएंगे, लाइट कट करके चल जाएंगे, बात खत्म। तो खर्चा करना बंद होते ही क्या होगा, उसका फायदा मिलना भी बंद हो जाएगा। तो जिन खर्चों का फायदा हमें 1 साल तक मिलता है, वो तो क्या हो गए, रेवेन्यू। और जिन खर्चों का फायदा हमें 1 साल से ज़्यादा टाइम तक मिलता है, वो क्या होते हैं, कैपिटल। अगर मैं बहुत इजी वे में बोलूँ, तो एसेट के जो खर्चे होते हैं वो तो हो गए कैपिटल, और जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं वो क्या हो गए, रेवेन्यू। आ रही बात समझ में? चलो, तो अब जब मैं इनकम और एक्सपेंडिचर बनाऊंगा, तो मुझे केवल दो कंडीशन चेक करनी है, करंट ईयर का होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रेवेन्यू। चेक क्या नहीं करना है, कैश है यानी उससे को मतलब नहीं। मुझे चेक क्या करना है, करंट ईयर का रेवेन्यू होना चाहिए। तो इसी एग्जाम्पल को अगर अपन मूव करें, नहीं समझ में आया तो बेटा बोल देना आप लोग। फर्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट में पेमेंट को भूल जाओ बिल्कुल, उससे को मतलब लेना देना ही नहीं आप।
केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से बोलना। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 10,000, इनकम और एक्सपेंडिचर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तो क्या क्या चेक करना है मुझे? करंट ईयर, रेवेन्यू, दो चीज चेक करनी है। सैलरी क्या है, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू, हर महीने पे करनी है। सैलरी हमेशा क्या होती है, रेवेन्यू। रेवेन्यू तो है। इस पूरी लाइन का हिंदी मतलब क्या हुआ? 10,000 रुपए का बकाया वेतन। अब कुछ नहीं बोला तो क्या मानूंगा, इस साल का है। विदाउट इन्फॉर्मेशन मैं 10,000 रुपये बोल रहा हूँ, या 10,000 रुपये सैलरी बाकी चल रही है, मैं थोड़ा ना बोलूँगा 5 साल पुरानी है। विदाउट इन्फॉर्मेशन आप क्या समझोगे? मैं जैसे बोलूँ यार, मैं मोबाइल का रिचार्ज का बिल पेंडिंग पड़ा है, आप बाय डिफॉल्ट एजम्पशन क्या लोगे, लेटेस्ट वाला बिल ही होगा। आप थोड़ा ना मानोगे कि 5 साल पुराना बिल था। लॉजिक लगा रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ना मोबाइल की रिचार्ज का एक बिल है, वो पेंडिंग पड़ा है 2,000 रुपये। तो आप लोगों ने क्या सोचा होगा, फिर रिचार्ज कराया है, उसके पैसे बाकी होंगे। अब मैं बोलूँ नहीं यार, ये तो कोई 5 साल पुराने थे, सिम बंद कर दी और पैसा खा गया, वो तो कैसे एस्टिमेट करोगे आप लोग? आ रही बात समझ में? तो वो तो बात ही अलग हो गई। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे भाई, बकाया वेतन 10,000 तो किसका होगा, करंट ईयर का होगा। तो अगर आपको ईयर नहीं दे रखा बाय डिफॉल्ट, तो वो कौन सा होगा, करंट ईयर। अगर आपको ईयर मेंशन नहीं कर रखा है, तो विदाउट इन्फॉर्मेशन वो ईयर कौन सा होता है, करंट ईयर ही होता है। तो करंट ईयर भी है, रेवेन्यू भी है, तो इसके अंदर आएंगे कितने रुपए पूरे? कैश गया नहीं, क्या कोई मतलब ही नहीं है ना, खर्चा तो हो गया। आज नहीं तो कल मुझे देने तो ही है। एक्सपेंस हुए या नहीं हुए? सैलरी बकाया है, मतलब आज मैंने किसी को सैलरी नहीं दी, आज यहाँ पे कोई सफ़ाई करने वाला आता है, उसकी सैलरी 5,000 रुपये है। ठीक है, मार्च महीने की सैलरी ड्यू हो गई, ड्यू हो गई, आज नहीं तो कल देनी तो है मुझे, या देनी नहीं है? लो आप लोग, देनी तो पड़ेगी मुझे। मतलब खर्चा तो हो चुका है, बस कैश नहीं गई है, बट खर्चा तो हो गया ना अपना एक बार। तो मेरे को तो किससे मतलब है, इनकम और एक्सपेंस से। तो एक्सपेंस हो गया, मेरा खर्चा हो गया, तो यहाँ रिकॉर्ड करूंगा मैं। इस पर आ जाओ, प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट ईयर, 10,000 रुपये पेड इन करंट ईयर। तो अब मुझे चेक करने दो बातें, करंट ईयर का है क्या, या और दूसरा क्या देखना है। तो इंश्योरेंस क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू, हर साल कराना पड़ेगा, ये हर साल चलता रहेगा, रेवेन्यू तो है। अब ये लाइन पढ़ के बताओ, ये जो 10,000 है वो करंट ईयर के हैं या किसी और ईयर के हैं? 10,000 रुपए इस साल के हैं या किसी और साल के हैं, अगले साल की? ये 10,000 रुपए इस साल की तो नहीं है, क्लियर लिखा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल के 10,000 रुपए हमने इस साल दिए हैं, इस साल केवल पेमेंट हुआ है, खर्चा इस साल नहीं हुआ, खर्चा कब होगा, अगले साल। अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं पैसा फिर रिफंड भी तो ले सकता हूँ। आ रही बात समझ में? तो ये खर्चा किससे बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर से, करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो करंट ईयर रेवेन्यू अगर दोनों टिक होते हैं तो हमें रिकॉर्ड करना है, दोनों टिक नहीं हुए इसका मतलब मैं रिकॉर्ड भी नहीं करूँगा। आ रही बात समझ में? करंट ईयर का होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। थर्ड में आ जाओ, रेंट ऑफ होल ईयर वॉज 1,20,000, उसमें से 90,000 पे करें। तो यहाँ मुझे वही दो चीज चेक करनी है, करंट ईयर और रेवेन्यू। रेंट है तो रेवेन्यू हुआ या कैपिटल? रेंट खर्चा है, नॉर्मल बेसिक एक्सपेंस है, रेवेन्यू हर महीने देने हैं। अच्छा, करंट ईयर का कितना अमाउंट है, इस पूरे साल का रेंट ऑफ होल ईयर, पूरे साल का अमाउंट कितना था, 1,20,000। तो करंट ईयर की अमाउंट कितनी है, 1,20,000। उसमें से 90 पे कर दिया, 30,000 क्या चल रहे हैं, बाकी चल रहे हैं। कुछ बताओ, इनकम और एक्सपेंडिचर में मैं कितने लिखूंगा, 1,20,000
90 या 30? आपके हिसाब से मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर में खर्चा कितना मानना चाहिए? पूरे 1,20,000 का, 90,000 का, या 30,000 का? 1,20 क्यों? पूरा साल का रेंट तो ड्यू हो गया ना मेरे, 90 आज दे दिए, 30 बाद में दूंगा, खर्चा तो हो ही गया मेरा। आज नहीं तो कल मुझे पैसा तो देना ही है। इसका मतलब मैं रिकॉर्ड करूंगा पूरे 1,20,000। आ रही मेरी बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक एफडी फॉर 5 years। करंट ईयर, बताओ पहले बताओ, रेवेन्यू है या कैपिटल है? कैपिटल। और दूसरा, ये तो आपका एक्सपेंस है ही नहीं, आपने पैसा किस में डाला है? बैंक एफडी में। तो बैंक एफडी आपके लिए क्या बन जाएगी? तो ना तो ये इनकम है, बैंक में एफडी में पैसा डाला तो पैसा बढ़ के मुझे वापस मिलेगा ना, मैं खर्चा कैसे मानूंगा उसको? खर्चा तो वो क्या खर्चा किसको बोलते हैं? जिसकी कभी रिकवरी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, लाइट बिल, मैंने लाइट बिल 1 महीने का लाइट बिल दे दिया, तो गया वो, बस पैसा गया, उसकी कभी फ्यूचर रिकवरी नहीं है। तो इन दैट केस यहाँ पे एसेट है, बैंक एफडी क्या हो गई? एसेट। खर्चा कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हुआ? कैपिटल है। और कहाँ जाएगा ये? एसेट में। का मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में। सेकंड, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन अबव एफडी फॉर करंट ईयर। तो मुझे दो चीज चेक करनी है। अब बताओ, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन अबव एफडी फॉर करंट ईयर, पहले रेवेन्यू है क्या? इंटरेस्ट है, ब्याज है, हमारे लिए रेवेन्यू है। और क्लियर क्या बोल रहा है? अब इसमें पैसा आए या नहीं आए उससे मतलब नहीं है, रिकॉर्ड करेंगे कितने रुपए? पूरे 50। लास्ट वाले पॉइंट में, मशीन ऑफ विच बुक वैल्यू वॉज 1 लाख सोल्ड फॉर 70,000। तो मुझे दो चीज चेक करनी है। करंट ईयर रेवेन्यू, बताओ यहाँ पे करंट ईयर की अमाउंट कितनी है? सॉरी, रेवेन्यू अमाउंट कितनी है? मशीन बेची पूरे 1 लाख रुपए की, कितने रुपए में? 70,000 में। तो 70 तो में कैश आ गई, इधर कहाँ गए फिर? ये मेरी क्या हो गया? नुकसान हो गया, लॉस हो गया। लॉस क्या माना जाएगा? रेवेन्यू माना जाएगा। फिर मशीन बेची मैंने 1 लाख की, 70 तो मेरे पास कैश आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। कैश तो मेरे लिए क्या हो गया? एसेट होकर वहाँ चल जाएगी। पर प्रैक्टिकली मुझे इस ट्रांजेक्शन से कितने का नुकसान हुआ? 30,000 का। तो जो लॉस होता है, लॉस या प्रॉफिट, वो हमेशा क्या होता है? हम जब इसके अंदर एनपीओ के अंदर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती है, जैसे कुछ नाम होते हैं, डोनेशन, अब इसको मैं रेवेन्यू मानूँ या कैपिटल, कंफ्यूजन रहता है। एक होता है सब्सक्रिप्शन, एक होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स। वैसे प्रॉफिट या लॉस होता है तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती है जिन्हें हमें पता लगाना होता है कि कैपिटल है या रेवेन्यू। जैसे डोनेशन मिला, अब डोनेशन को आप क्या मानोगे, कैपिटल या रेवेन्यू? रहता ना थोड़ा सा, ये डोनेशन कैसे मिला, क्या मिला, कितने टाइम में काम में लेना है। तो ऐसी टर्म्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, टर्म्स ऑफ एनपीओ। आज बस इसको खत्म कर दो कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि कैपिटल क्या क्या था और रेवेन्यू क्या क्या था। तो कभी भी अगर कोई भी चीज़ को बेचने पर प्रॉफिट या लॉस होता है, वो हमेशा क्या होता है? जो पैसा आया वो तो कैपिटल होता है। मतलब सेल ऑफ मशीन, ये तो क्या हुआ? कैपिटल। एसेट है ना मशीन, तो मशीन खरीदना या मशीन बेचना तो कैपिटल है। बट ऑन अदर हैंड उस पर जो फायदा या नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, वो क्या होगा? वो 1 साल को दिखाएगा आपको। आज अगर मैं ये लैपटॉप पुराना हो गया, इसको बेच देता हूँ, अब मुझे फायदा हो रहा है, नुकसान वो इसी साल के लिए होगा।
या उसका फायदा मुझे 5-7 साल तक मिलेगा। तो कभी भी कोई चीज को बेचने से प्रॉफिट या लॉस होता है, वो हमेशा क्या होगा? रेवेन्यू। रेवेन्यू भी है, और बेची कब है? इसी टाइम बेची अपन ने। तो विदाउट इन्फॉर्मेशन क्या मानते हैं? करंट ईयर। तो लॉस को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, कितने रुपए का लॉस हुआ? तो 1 लाख की मशीन थी, 70 में बेची, तो 70,000 तो पैसा आ गया मेरे पास। कैश आई, वो तो किस में चली गई? रिसिप्ट में। और जो फायदा है, नुकसान हुआ, वो किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंड। यहां तक में कोई डाउट हो तो मुझे बता दो। सॉर्टेड है सारा? चलो, मैंने कुल मिला के 1 लाख रुपए का कमीशन पे किया है। उसमें से 10,000 तो पिछले साल के हैं, और 15,000 अगले साल के हैं। तो बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट आएगा? इस पूरे पॉइंट को पढ़ो, मुझे बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट आएगा? 1 लाख। पे कितना करा है? कैश कितना गया? 1 लाख। कैश तो मेरा 1 लाख का गया। चलो, इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? वो चीज़ मुझे चेक करनी है। तो रेवेन्यू, कमीशन रेवेन्यू तो है। अच्छा, करंट ईयर का कितना है? 1 लाख टोटल है। 10,000 किसके हैं? पिछले साल के। और 15,000 किसके हैं? अगले साल के। तो 25,000 तो इधर उधर के हैं। तो 1 लाख में से 25,000 हट जाएंगे। 75 किसके मानूंगा मैं? करंट ईयर की। तो यहाँ पे कितना आएंगे? केवल और केवल 75,000 ऑफ। सॉर्टेड है सारा हिसाब। इन दोनों से रिलेटेड कोई डाउट है क्या, कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो आपको याद आ रहा हो और मुझे नहीं आ रहा? कुछ सोच के देखो। कोई ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ने एसी परचेज किया, 50,000 का एसी परचेज किया, तो बताओ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा या नहीं आएगा? इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? एसी क्या होता है? एसेट। एसेट क्या होती है? कैपिटल। उस एयर कंडीशनर का डेप्रिसिएशन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा क्या? क्यों? डेप्रिसिएशन कौन सा खर्चा है? नॉन कैश। डेप्रिसिएशन हमेशा कौन सा खर्चा माना जाता है? नॉन कैश। चलो, इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? हाँ। डेप्रिसिएशन रेवेन्यू होता है, और करंट ईयर का मुझे कैश तो देखनी नहीं है वहाँ पे। इस तरह से पॉइंट आते हैं इसके। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल देख लेंगे। ठीक है।